लोकसभा चुनाव में मुकम्मल अक्सरियत हासिल करने के बाद मरकज में दोबारा मोदी सरकार बन गई है। ऐसे में नौजवानों और खवातीन की नई सरकार से उम्मीदें बढ़ गई हैं। नौजवानों को उम्मीद है कि सरकार रोजगार के नए मौके मुहैया कराए, शहर में सरकारी यूनिवर्सिटीज की तामीर हो, खेल को निखारने के लिए स्टेडियम की तामीर हो, तरक्याती कामों में क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए। वहीं ताजिरों को उम्मीद है कि सरकार जीएसटी में आ रही परेशानियों को दूर करे। लेकिन 2014 में जिन मुद्दों पर मोदी सरकार आई थी, आज भी वो मुद्दे जस के तस बने हुए हैं। इन मुद्दों पर सरकार का कहना है कि 5 साल पिछली सरकार की नाकामियों को सुधारने में लग गए, इसलिए इस बार सरकार का राम मंदिर तामीर, 3 तलाक पर कानून जैसे कई अहम मुद्दों को वो हल करेगी। किसानों और गरीबों को पेंशन देगी और साथ ही किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर 5 साल तक इंटरेस्ट का फ्री कर दिया जाएगा। और मुद्दों पर हम इन्हीं मुद्दों पर बहस करेंगे कि अगले 5 साल में पीएम मोदी से आवाम को क्या उम्मीदें हैं और सरकार के लिए उनको पूरा करने में क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। और इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ गया। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ विजय सरदाना साहब हैं, मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं। इसी के साथ ही मेरे साथ संजय के चड्डा साहब हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ अब से कुछ ही देर में एक और खास मेहमान अंबिकानंद सहाय जी भी जुड़ेंगे। डॉक्टर सीमा सिंह है मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। यासिर जिलानी साहब बीजेपी के लीडर मेरे साथ जुड़ गए हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी विजय सरदाना साहब, और सबसे आखिर में मैं यासिर साहब के पास आऊंगी, क्योंकि जान ले कि पहले लोगों की उम्मीदें क्या हैं। एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं? 2014 से लेकर 2019 हमने देखा और इस बीच कई तरह की बातें कही गई और 2005 साल दिए गए और ये कहा गया कि भाई 5 साल कम होते हैं, इसलिए लोगों ने एक और टर्म दिया है मोदी को। अब आपको क्या लगता है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं इस हुकूमत के सामने? देखिए, पिछली बार जो सबसे बड़ी चैलेंज रही इस देश की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट को लेकर। सबसे बड़ा काम जो सरकार को करना है वो रोजगार जनरेट करने हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा काम करना है वो जो किसानों की जो इनकम की हम बात करते हैं, किसानों की जो माली हालत है उसको सुधारने के लिए किस तरह से किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले, इसके हमें सोचना होगा। तीसरा जो सबसे बड़ा चुनौती जो सामने आ रही है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ रही है, जहां हम स्लो डाउन देख रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी हद तक कम हो गई है। हम किस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिवाइव करें। चौथा जो सबसे बड़ा कारण है हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है। आज हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं और जितना हम आयात करते हैं उसमें बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। आज कम से कम 60 से 70 बिलियन डॉलर हमारा डेफिसिट रहता है, जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चुनौती है, अगर आप लिस्ट देखें तो पिछली बार का मैनिफेस्टो और इस बार का मैनिफेस्टो अगर आप जोड़ दें तो दुनिया में शायद कोई ऐसा काम नहीं बचा है जो ना किया जाए, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि पैसा कहाँ है। हम एक तरफ कह रहे हैं हम जीएसटी को सिंप्लीफाई करेंगे, अर्बन कंज्यूमर्स की डिमांड है कि, और एम्प्लॉयज़ की डिमांड है कि आप जीएसटी कम करिए, टैक्स रेट कम करिए, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है जी। दूसरी तरफ इंडस्ट्री ये कहती है कि आप हमें कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं तो हमारा जो ब्याज दर है उसको कम करिए, हमारे पे जो आपने टैक्स लगाए हुए हैं आप उसको कम करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करिए। सबसे बड़ा चैलेंज आता है एम्प्लॉयमेंट को लेके। हर साल हजारों लाखों बच्चे कॉलेजों से बाहर निकलते हैं, उनको समझ में नहीं आता कहाँ जाए। एग्रीकल्चर में वापस आता हूँ, किसान पैदा करता है लेकिन रखने की जगह नहीं है, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि काम बहुत बाकी है, लेकिन पैसा नहीं है, जेबें खाली हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री साहब और उनकी कैबिनेट के सामने यही है कि जो वादे किए थे उनको तो पूरा करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए रिसोर्स कैसे जनरेट होंगे, क्या टैक्स बढ़ा के होंगे या उधार लिया जाएगा बाजारों से, उससे आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती है। तो कुल मिला के चुनौती बहुत है। अब ये देखना है कि जो नई कैबिनेट आएगी उसमें नए क्या विचार आते हैं और किस तरह से हम इस पूरे भारत की जो इकोनॉमी है 1.35 बिलियन पॉपुलेशन नाउ, पहले हम 125 करोड़ कहते थे, अभी 135 करोड़ हो गई है। अब 135 करोड़ की जिम्मेवारी कोई आसान बात नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो चैलेंजेस बहुत बड़े हैं और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इसीलिए उनसे पार पाना भी मुश्किल होगा। संजय जी, आपको क्या लगता है इस नई हुकूमत के सामने क्या क्या बड़े चैलेंजेस हैं? देखिए, अभी मेरे से पहले अभी इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड चैलेंजेस बताए, जिनकी सिलसिलेवार हर क्षेत्र में मेरे ख्याल से
चैलेंजेस बताए गए। मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ा इकोनॉमी के अलावा, इकोनॉमी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका कोई दो राय नहीं है, लेकिन इकोनॉमी के अलावा जिस मुद्दों पे ये सरकार अब चुन के अपने आप आई है, देखिए आप हर जगह पे आज किसी से भी आप पूछ लीजिए, वो कहता है भाई 370 पे कुछ होना चाहिए, 35A पे कुछ हो जाना चाहिए, राम मंदिर अब तो बन जाना चाहिए, अब तो कोई मेजॉरिटी से क्या सुपर मेजॉरिटी इनके पास है, कॉमन सिविल कोड तो अब आ ही जाएगा 2 हफ्ते के अंदर, ऐसा लग जाएगा, ऐसा होना चाहिए। ये अपेक्षाएं हैं जी, इतनी ज्यादा अपेक्षाएं हैं। और अगर इकोनॉमी में एक और बहुत ही अहम बात थी, हाउसिंग फॉर एवरीबडी, ये कहां से सब कुछ आएगा, मुझे इसमें बहुत संशय है जी। ठीक है, अगर कानूनों में बदलाव की बात कहने पे हम आए तो बहुत डिफिकल्टी है। मेरे ख्याल अगले सेक्टर में आप उनको जरूर टच करिएगा। 370 कैसे बदलेंगे, 35 कैसे जाएगा, 35A अगर जाना है, अगर हम तफसील से उस पर बोलें तो मेरे को लगता है काफी चीजें हैं जो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और लेकिन ये भी दावा किया गया था संजय जी, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मोदी जी ने 2014 के जब वो जीत कर आए थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे धाराएं थी, इनको हमने बहुत सिंप्लीफाई किया है, बहुत सारी चीजों को हमने हटाया है। क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ और चीजें इस तरह की देखने को मिल सकती है? वो देखिए क्या है, एक मैं आपको बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ। लॉ क्या है, लॉ स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है, एक जगह पे रुका हुआ नहीं रहता है। सोसाइटी पहले, आज से 20-25 साल पहले किसी को भी साइबर लॉज की आवश्यकता नहीं होती थी। साइबर लॉज बने क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत पड़ी। इसी तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं, तरक्की हो रही है, तो उस तरक्की के हिसाब से कानून की आवश्यकता के अनुसार कानून को बनाया जाता है। बहुत अच्छी बात है, इसमें दो राय नहीं है बिल्कुल भी, कि कई सारे पुराने रिडंडेंट कानूनों को से मुक्ति दिलाई गई, उनको कानून की किताब से उनको हटा दिया गया। वो हटना लाजमी था, बिकॉज वो बिल्कुल रिडंडेंट थे। उनको हटने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स भी पहले दिए हुए थे, उससे भी वो चल रही थी, लेकिन उसको कर दिया गया। लेकिन अभी जो सबसे अहम है सवाल कि राम मंदिर का मुद्दा, 370 का मुद्दा, कॉमन सिविल कोड का मुद्दा, 35A का मुद्दा, ये सारे मुद्दे तो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे इतनी आसानी से नहीं हो जाएगा। वो तो बिल्कुल मेरे ख्याल से पीनट था जो पहले किया गया है, ये तो बहुत ज्यादा काम है। डॉक्टर सीमा, आपको क्या लगता है कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते आपको क्या लगता है कि कौन कौन से वो चैलेंजेस हैं? क्योंकि अगर हम ये देखें कि वोट किस पर मिला है मोदी हुकूमत को, तो जाहिर सी बात है कि वोट राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मिला है सबसे ज्यादा, वोट दहशतगर्दी के मुद्दे पर मिला है सबसे ज्यादा, क्योंकि जो नौकरियों के, कारोबार के, इन सबको लेकर जो प्रोमिसेस किए गए थे वो तो पूरे नहीं किए गए, वो सबको पता है। 2 करोड़ हर साल कहा गया था, बल्कि लोगों की नौकरियां गई। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोमिसेस जो पिछले थे और जो नए किए गए हैं, ये दोनों, क्योंकि अब लोग और बहुत ज्यादा उम्मीद से देख रहे हैं, 303 एमपीज चुन के भेजे हैं लोगों ने। देखिए उषा, अगर 2014 के नरेंद्र मोदी की तुलना आप 2019 के नरेंद्र मोदी से करती हैं तो दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस बार भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी लेकर के आई है और निसंदेह लोगों की अपेक्षा नरेंद्र मोदी सरकार से बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप 2014 से 2019 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 2014 में मोदी सरकार को एक नए एनवायरमेंट में काम करना पड़ रहा था, जहाँ पे पिछले सरकार की भी काफी सारी कमियां थी। अगर आपने देखा होगा तो घोटालों की एक झड़ी लगी थी। तो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, साथ ही साथ जो भी चीजें बुरी थी उनको स्ट्रीमलाइन करके पटरी पर लाना, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और सबसे बड़ा चैलेंज था पब्लिक के उस विश्वास को मेंटेन करना जो कि 2014 में मोदी सरकार के ऊपर लोगों ने दिखाया था। अगर आप 2019 का जनादेश देखिए तो 17 राज्यों में 50% से ज्यादा लोगों ने मोदी सरकार को वोट दिया है। बाकी स्टेट्स में 47 से 50% के बीच वोटिंग रही है, जिसको बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि मोदी सरकार लोगों के विश्वास को जीतने में पूर्णतः सफल रही है। और अगर हम लोगों के विश्वास को जीतने की बात करते हैं तो निसंदेह ये जो 2019 में लोगों ने वोटिंग करी है वो सिर्फ किसी एक मुद्दे पे या 2 मुद्दे पे नहीं की गई है। ये एक कंप्लीट होलिस्टिक सक्सेस थी। अगर हम लार्जली सक्सेस ना भी कहें कि 100% सक्सेस हो गए, क्योंकि 5 साल का टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है। और अगर आप इफेक्टिव गवर्नेंस को 5 साल में देखेंगे तो कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट 5 साल में इफेक्टिवली सिर्फ 3 साल काम करती है। 2 साल वो अलग अलग तरीके के इलेक्शंस में इन्वॉल्व रहती है। ये जो 2019
का इलेक्शन है, इसमें भी चाहे वो राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, क्योंकि राष्ट्रवाद कोई छोटी चीज नहीं है जो एक इंटरनल सिक्योरिटी या एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करें। राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा और बहुत ही इंक्लूसिव टर्म है। और अगर आप मोदी जी जब से सत्ता में, अगर आपने उस दिन उनका जीतने के बाद भाषण देखा हो या फिर आप आज बनारस में आपने उनका भाषण देखा हो, वो एक लीडर की तरह बात करते हैं। और इसीलिए अगर आप देखिए तो 2014 के नारे में उन्होंने एक नई चीज जोड़ी है जिसमें उन्होंने टर्म यूज किया सबका विश्वास। तो 2019 में मोदी सरकार के अगर मेन फोकस की अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने कभी भी किसी सेगमेंट की बात नहीं करी। उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि जिसने हमें वोट नहीं दिया हमें उसका ध्यान नहीं रखना। कल भी अगर आप उनकी स्पीच देखिए तो सबकी बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2019 वही होता है कि ये भी एक देखने वाली बात है कि मोदी क्या कहते हैं और उनके एमपीज, उनके जो लीडर्स हैं या फिर जो फ्रिंज हैं वो क्या करते हैं, उसमें भी बहुत फर्क है। मैं आपके पास लौटूंगी। जो टीम का लीडर होता है ना, बाकी टीम के लीडर को मजबूरी में चाहे जैसे भी उसको फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज अब देखा होगा कि प्रज्ञा ठाकुर के केस में मोदी जी ने एक बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया था। तो अगर टीम लीडर स्ट्रांग है तो उन्होंने क्लियर इंडिकेशन भी उस दिन पार्लियामेंट्री कमेटी की बोर्ड की बैठक में दे दिया था कि एमपीज के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होंगी। तो मुझे लगता नहीं कि उसको लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन है और अल्टीमेटली लोग उनको फॉलो। अंबिकानंद साय जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंबिकानंद साय जी, इस्तकबाल है आपका। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम 2014 और 2019 की बात करते हैं, जो 5 साल गए हैं, लोगों ने बहुत उम्मीद से तब भी चुना था क्योंकि 10 साल उन्होंने कांग्रेस के देखे थे और उसके बाद उसमें करप्शन और तमाम तरह की चीजें देखी थी और एक बहुत उम्मीद के साथ मोदी को वजीर आजम उन्होंने बनाया था। तब भी वो कंप्लीट मेजॉरिटी में थे। इस बार उससे भी ज्यादा मेजॉरिटी से वो आए हैं, उससे भी ज्यादा सीटों से ज्यादा परसेंटेज वोटों की है उससे लौट कर आए हैं। तो उम्मीदें कहीं ज्यादा हैं। लेकिन यहां पर यह भी देखने को मिला है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब एमपी ने पीएम ने एमपी को चुना है, इससे पहले इससे बरक्स होता रहा है। क्या आपको लगता है कि इस बार इस चीज को लेकर भी बहुत काम करने की जरूरत है कि एमपीज को टाइट किया जाए, वो अपने इलाकों में जाएं, वो अपने हलकों में जाएं और लोगों से बात करें, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। बेरोजगारी का आप आंकड़ा देखें, कितना ज्यादा इंडस्ट्रीज बंद हुई है नोटबंदी के बाद, वो चीजें तो भुलाई नहीं जा सकती हैं। बात सही फरमा रहे हैं आप बुशरा जी, लेकिन ये वक्त क्या खोया क्या पाया इसका नहीं है जी। जो खोया जो पाया जनता ने विश्वास जता दिया जी। तो लेकिन 5 साल का हिसाब किताब तो होता है ना अंबिकानंद साय जी, चेक एंड बैलेंस तो होता है। ऐसा है बुशरा जी, वो चुनाव के पहले चुनाव एक बार हो गया 2019 का, जनता ने विश्वास जता दिया मोदी जी पे। अब आज का दिन है कि वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर आफ्टर, ये सवाल आता है। अब देखिए उसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। मैं थोड़ा सा एक बात बीच में जोड़ूंगा कि हम सब ने देखा कि बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पंडित थे, एनालिस्ट्स थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि गलती हुई सोच में। कहाँ गलती हुई? We were too busy reading between the lines, forgetting what is there written in big letters on walls. जो दीवार में दिखा नजर नहीं आ रहा है और बड़ी बड़ी एनालिसिस 2 लाइन के बीच में हो रही है, वो गलती थी। इस बात से एक चीज चुनाव के बाद साबित हो गया कि these 2 gentlemen, मोदी जी और अमित शाह, इनसे बड़ा कोई सोशल इंजीनियर नहीं है आज की डेट में देश में। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश का मैं एग्जांपल देता हूँ जी। दलित आ गए, पिछड़े आ गए, इनके सवर्ण इनके साथ थे ही जी। और मैं कहूँ आज कोई शायद मेरी बात ना माने और ये कहना महत्वपूर्ण है कि शायद कुछ हिस्सा मुसलमानों का भी आया है बीजेपी को। मैं ये बात इसलिए करता हूँ कि देखिए हम जितना जानते हैं मेरे से लाख गुना ज्यादा नरेंद्र मोदी जानते हैं जी। उन्होंने यूं ही संविधान पे मत्था नहीं टेका अपने लेटेस्ट भाषण के पहले, और उन्होंने बताने की कोशिश की कि जिन्होंने हमको वोट दिया और जिन लोगों तक अब हमें पहुंचना है उसके लिए काम करना। इशारा साफ है।
दैट इज माई हंच। हालांकि ही हैज नॉट सेड सो इन एज मेनी वर्ड्स, लेकिन मेरी बात मान लीजिए, अब ये मुसलमानों को भी साथ लेंगे जी। 50% वोट लाए हैं जी, अब और ज्यादा की तरफ ये बढ़ रहे हैं जी। नंबर एक बात और छूट गया, 1 मिनट लूंगा जी, कि देखिए आपने अभी दिखलाया स्क्रीन में बहुत खूबसूरत कि छपास दिखास और बड़बोलापन से बचना चाहिए। एमपीज को वो ज्ञान दे रहे थे जी। और ये बात सही है कि बीजेपी का अगर कोई ज्यादा नुकसान किया है तो ये बड़बोलापन करता है, उससे उन्होंने बचने की सलाह दी है। क्योंकि जब ये इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की ओर बढ़ रहे हैं तो वाणी में निग्रह रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यासिर जिलानी साहब, क्योंकि अभी अंबिकानंद सहाय जी ने कहा है कि मुसलमानों का वोट भी मिला है और आप भी ये लगातार दावे करते रहे हैं, आपने भी ये कहा है परसेंटेज अलग अलग हो सकती है, कोई 20 कह रहा है, कोई 35% कह रहा है कि मुसलमानों ने वोट किया है। हालांकि इसका मोतबर एक डेटा जो है वो आना अभी बाकी है कि क्या वाकई में किन सीटों पर कहां किस तरह से वोट किया गया है। लेकिन अगर हम सेंट्रल हॉल में जो वजीर आजम ने अपनी तकरीर दी है, अगर हम उसको देखें तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों को उन्होंने अपनी तरफ रागिब किया है और एक तरह से जो फ्रिंज है उसको उन्होंने एक मैसेज जरूर दिया है। लेकिन उसके फौरन बाद हम ये देखें कि 3 इंसिडेंसेस हो चुके हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि जो मोदी जी वहां से कहते हैं और जो सख्त मैसेज देते हैं वो लोगों के कानों तक नहीं पहुंचता, कानों तक नहीं पहुंचता, और ये इंसिडेंसेस अगर जारी रहते हैं तो फिर किस तरह से मुसलमानों का यकीन जीता जाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमने शुरू से जब 2014 में ये बात सामने आई थी, भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी सामने आई थी और जिसको लेके बड़ा हंगामा इसे हिंदुस्तान में हुआ था, और हम सब ने, आप जैसे बड़े सहाफ़ी और हम लोग जो टीवी पे बैठ के चिंतन मंथन करते रहते हैं, बहुत चर्चा करी इसके ऊपर। लेकिन उनके जो काम करने का तरीका था वो 2-3 साल जब वो प्रधानमंत्री बन गए थे उसके बाद उन्होंने दिखाया, लोगों ने यकीन नहीं किया। 3 साल पहले मुझे लगता है 2015-16 में महोबा में एक रैली, विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उन्होंने सबसे पहले एक मुद्दा उठाया, मुसलमान औरतों को लेके जो ट्रिपल तलाक जैसी एक कुप्रथा थी एक जमाने से, जिसको मुस्लिम लीडरान ने तो कभी टच नहीं किया, हमारे जो धार्मिक गुरु थे उन्होंने भी उसको हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया। अब देखिए कैसे पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदलता है। आज आप जब 2019 के चुनाव में कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जिसका डाटा ऑलमोस्ट हम लोगों के पास आ गया जहां पे मुस्लिम औरतों ने घर से निकल के प्रधानमंत्री मोदी के जो सबका साथ सबका विकास का एक्चुअल नारा था उस पे वोट किया है। अब मैं आपको बार बार हमने बहुत सारी डिबेट करी, मैं इस वक्त उन सारी चीजों को चर्चा में नहीं करूंगा क्योंकि अब सरकार बन चुकी है और बहुत बड़े मार्जिन से बनी। देखिए, जब हम लोग बनारस से निकले, बनारस के बाद मछली शहर, मिर्जापुर, चंदौली, गोरखपुर, आजमगढ़, इन सब इलाकों से होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश से जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक हम पहुंचते हैं, लोगों से राय लेते हुए, और खास करके हम लोगों ने ये कोशिश करी थी कि मुस्लिम मोहल्ले में, मुस्लिम बस्तियों में जाके राय लें, तो उनका यकीन माने कि विरोध था बहुत जबरदस्त। कुछ जो तबके के कुछ परसेंटेज लोग थे जिन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने शांति को बिल्कुल खत्म कर दिया, वो माहौल बिल्कुल खतरनाक हो जाता है अगर सरकार जब से आई है। लेकिन वहीं पे कुछ परसेंटेज ऐसी थी जिन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना में जब उनके घर पे उनकी जो बूढ़ी माँ, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था चंदौली के एक गांव में कि हमें गैस मिलेगा, वो गैस उनको मिला, और उसमें कोई भेदभाव ना तो वहां की योगी सरकार ने किया, ना मोदी सरकार ने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। देखिए, तब हमें एहसास होने लगा था कि ये जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदलने की बात भारत में चल रही है, ये बदलाव आ रहा है। लोगों को लग रहा था कि नहीं, शायद कुछ ना कुछ अलग सा करिश्मा होगा और सरकार उस तरीके से नहीं आ पाएगी। लेकिन आपके सामने रिजल्ट है। देखिए, मोदी जी के अंदर एक चीज मैं बताऊं, एक इंसान जो अपने लिए, उनके जो पहले दिन के भाषण है, उन्होंने क्या कहा कि मैं अब किसी के साथ कोई बदनीयती या बद इरादे से मैं कोई काम नहीं करूंगा, मेरे जिस्म का एक एक कण मेरे भारत के लिए और मैं भारत के लिए करूंगा। और आप उनके 2000 से सन 2000 से आप जब उनका इतिहास उठा के देखेंगे, जब वो मुख्यमंत्री बने थे गुजरात में, और आज 2019 है, वो पावर में है पिछले 19 साल से, और उनके काम करने का तरीका देख लीजिए, चाहे वो गुजरात हो, वहां भी उन्होंने सबको साथ लिया। अब मैं आपके वो लास्ट वाले जो फ्रिंज एलिमेंट है, मैं उसको पुरजोर खंडन करता हूं
और इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट का हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में कोई मतलब नहीं होता है, जो धर्म के नाम पे छोटी बिल्कुल घटिया हरकत करके कोई गरीब आदमी किसी गली से जाता है और उसको धर्म आधारित मारपीट होती है और उसके साथ किसी तरह का हंगामा किया जाता है या उसके साथ किसी तरह का बवाल होता है, उसको यकीन माने कि उस राज्य की पुलिस, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, उसको ऊपर से ऑर्डर दिया गया है और आप आने वाले वक्त में देखेंगी कि इस तरह की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करने जा रही है ये सरकार। और जो बात उन्होंने कही है कि जो अक़लियतियों के साथ अब तक जो नाइंसाफी हुई है वो 2019 से 2024 में हम भी रहेंगे, इंशाअल्लाह आप भी रहेंगी, हम लोग बात भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, नहीं होगी लेकिन जो सबका साथ सबका विकास कहा गया वही होगी। विजय सरदाना जी, क्या ये मान लिया जाए कि अब एक और टर्म मिला है तो क्या पिछले 5 सालों का हिसाब किताब नहीं होगा? क्या पिछले 5 सालों में जो वादे किए गए थे, क्या उनके बारे में कोई बात नहीं की जाए और अब इन 5 सालों की बात की जाए? क्या ये ना देखा जाए कि पिछले टर्म में आपने क्या किया, क्या नहीं किया? जिस तरह से हम इकोनॉमी की हालत देख रहे हैं, जिस तरह से इंडस्ट्रीज बंद हुई थी, अब चाहे नोटबंदी की बात करें या GST की बात करें, फिलहाल कहां पर आकर खड़ा हुआ है मुल्क ने एक बार यकीन दिया है कि चलिए एक मौका और दिया जाए और देखा जाए कि जो वादे अधूरे रह गए वो शायद इस बार पूरे किए जाएं। तो क्या आपको लगता है कि पिछले 5 सालों की बात बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए? देखिए, जो आगे की रणनीति बनेगी उसका कोई तो आधार होगा। कुछ पिछली बार जो 5 साल रहे या उससे पहले इस देश के 60 साल रहे, वो हकीकत हम भुला नहीं सकते, वो हमारे सामने है। जो हकीकत आज देश की है वो आज हमारे सामने है। अब मोदी जी ने जो भी वादे किए हैं, इस हकीकत को हटा के वो नया भारत नहीं बना सकते, इसी को ही नया भारत बनाना है। इसमें जो कमियां रह गई हैं उनको हटाना पड़ेगा, चाहे वो इकोनॉमिक दृष्टि से है, चाहे सोशल है, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे लीगल है या इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसे हम ये नहीं कह सकते कि पिछली बार जो नुकसान हुआ या जो लोग बेरोजगार हुए उनको रोजगार नहीं चाहिए, जो नए पैदा होंगे हम उन्हीं को रोजगार देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमें इस बात को समझना होगा कि देश में कंटिन्यूटी रहती है और एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट होता है। इस बार का अगर आप मैनिफेस्टो भी देखेंगे संजय जी, जो वादे पिछली बार किए गए थे वो इस बार से गायब है। नौकरियों की बात उस तरह से नहीं की गई है, ब्लैक मनी की बात भी नहीं की गई है। इस बार जो चीजें टॉप पर थी पिछले मैनिफेस्टो में 2014 में, वो 2019 में नहीं है। देखिए, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जो बातें उन्होंने कहे थे, अगर उसी को वो पहले लेके आते तो चुनावी मुद्दा बनता, जिसको एक डेलिबरेटली एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के माध्यम से उसको साइड में रखा गया। पूरा नैरेटिव था इलेक्शन जीतने का। इस बार इलेक्शन हमने जीता और आज सरकार आपके सामने है, वो चैप्टर खत्म हो गया। अब ये है कि जो वादे किए गए थे और जो इस देश की जरूरतें हैं, बहुत सारी चीजें होंगी जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं है, वो भी करनी पड़ेंगी क्योंकि वो इस देश की जरूरत होगी। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में 135 करोड़ लोगों के वेलफेयर की हम बात कर रहे हैं। जब आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इसमें 135 करोड़ इंसान और इतने ही 135 करोड़ के आसपास पशु और मवेशी, ये भी जुड़ते हैं। इन सबको खाना खिलाना है, इन सब के वेलफेयर का ध्यान रखना है, इन सब की सेहत का ध्यान रखना है और इस देश को चलाना है, जिसमें आपके आंतरिक समस्याएं भी आएंगी, विदेशी प्रेशर भी आएंगे, आपको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी मैनेज करनी है। आपकी जो बेसिक जरूरतें हैं, जैसे तेल है, 80% आप आयात करते हैं, समस्याएं आसान नहीं है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इस देश में हर साल 2 करोड़ आबादी जुड़ती है। आपके सामने चुनौतियां हर साल बढ़ती जाएंगी। तो जिस रफ्तार से अभी तक काम हुआ, उस रफ्तार को बढ़ाने की भी जरूरत है। और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, हमें उस बात पे भरोसा करना चाहिए कि उन्होंने कहा कि वो साफ नीयत से काम करेंगे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री से एक्सपेक्टेशन यही होता है, लेकिन रफ्तार क्या रहेगी, क्या जो दिक्कतें आ रही हैं आज हम, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जिसके घर में आज चूल्हा नहीं जल रहा, जिसके पास रोजगार नहीं है, वो कितने महीने और इंतजार करेगा? जाहिर सी बात है। जो बीमार है वो कितने महीने और हॉस्पिटल और दवाइयों का इंतजार करेगा? कुछ चीजें हैं जिसको प्रधानमंत्री को प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा, कुछ चीजें हैं जिनको सेकंड लिस्ट पे रखना पड़ेगा और कुछ चीजों को हम थोड़े समय के लिए इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक जरूरतें हैं, लॉ एंड ऑर्डर, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये हमें प्रायोरिटी पे लेके ही चलने पड़ेंगे। और ये सब तब होगा जब आज जो इस सरकार के सामने एक ही एजेंडा है,
गुड इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू बी गुड पॉलिटिक्स। जी, उसके अलावा मुश्किल है। जी बिल्कुल, और देखना होगा कि जब कैबिनेट तैयार होती है तो किसको क्या क्या जिम्मेदारी दी जाती है, उसके भरोसे भी ये देखा जाएगा कि आगे किस तरह की नीतियां तय की जाती हैं। ये भी देखना बेहद अहम होगा।